हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग बात करेंगे अपना नेक्स्ट बॉन्ड जो कि आपका क्या है आयनिक बॉन्ड। इससे पहले क्लास में आप बेसिक बॉन्ड के बारे में पढ़ गए थे कि क्या क्या कैसे एटम आपस में कंबाइन करता है और कंबाइन करके क्या फॉर्मेशन करता है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है और क्यों कंबाइन कर रहा है वो उसके लिए आपने बात की कि सर एट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा होने चाहिए, मॉलिक्यूल में क्या होता है एटम स्टेबल होता है, तो एटम स्टेबिलिटी के लिए ये सब कर रहे हैं, लाइक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आपने वहां पे अलग अलग टाइप के बॉन्ड स्टडी की, केमिकल बॉन्ड और फिजिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड में तीन टाइप के बॉन्ड आपने पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आज हम लोग सबसे पहले फर्स्ट बॉन्ड की बात करते हैं जो कि क्या आपका आयनिक बॉन्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है सर आयनिक बॉन्ड किन किन एटम के बीच में होता है। तो मैं कहता हूँ एक आपके पास मेटल है और एक क्या होता है नॉन मेटल। दो है आपके पास, एक क्या है मेटल, दूसरा क्या है नॉन मेटल। जो मेटल है नॉन मेटल के बीच में जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसी बॉन्ड को हम लोग कह देते हैं क्या, आयनिक बॉन्ड। और आपको ये भी पता है सर मेटल की टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या बनाता है, पॉजिटिव चार्ज। और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है सर, टू गेन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है सर, दूसरा एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसका मतलब लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, अपनी ऑक्टेट और डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट और डुप्लेट आपने चेक किया था, क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस है सर। नोबल गैसेस ना तो किसी के साथ रिएक्ट करती हैं, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं, ना खुद के साथ रिएक्ट करती हैं। तो इसलिए कोई भी मेटल है, नॉन मेटल है, एलिमेंट है, नोबल गैस जैसा होना चाहिए। तो इसलिए वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, आइदर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और आइदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिसमें भी लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड को क्या कहते जाता है, आयनिक बॉन्ड। तो आपने कहा यहाँ पे M पॉजिटिव और Y नेगेटिव के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स, और उस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। अब देखो क्या हो रहा है कि जैसे आप लोग बात करो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वन एटम, दूसरा एटम क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो एग्जांपल समझते हैं कैसे लूज और कैसे गेन और कैसे ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है। देखो आपके पास एग्जांपल है, जैसे हम लोग लेते हैं NaCl एग्जांपल ले रहे हैं। आप देखो इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट Na, नेक्स्ट क्या है आपके पास Cl। तो Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे आप बेसिकली बात करो 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 287। इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 7। इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1। यदि मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं क्लोरीन को, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे सर, 8। और इसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे, 8। और दोनों किसको फॉलो कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल को। तो इसका मतलब ये भी स्टेबल और ये भी क्या होगा, स्टेबल। तो इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना लो तो सर Na के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो Na। Cl के आउटर मोस्ट में सर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपने 7 डॉट बनाए। तो एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है इसने, Cl को दे दिया। और इलेक्ट्रॉन देने पे क्या बन गया, Na पॉजिटिव बन गया सर, और Cl क्या बन गया, Cl नेगेटिव बन गया। और कैटायन एनायन आपस में कंबाइन करके क्या दे रहा है, अट्रैक्शन फोर्स दे रहा है, जिसको आपने नाम दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग आ गई, क्योंकि बॉन्डिंग क्या है, काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल। इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई एक लूज कर रहा है दूसरा गेन कर रहा है, तो दैट्स व्हाई बॉन्ड नेम है केमिकल बॉन्ड। और उस बॉन्ड को आपने नाम दे दिया क्या, आयनिक बॉन्ड। ऐसे आप एग्जांपल ले सकते हो MgCl2। क्या है सर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, इसकी कितनी आएगी, 282। अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है सर, तो 2 डॉट की मैं बात कर रहा हूं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सर 7, तो आपने 7 डॉट रखे। कितने डॉट रखे हैं भाई, 7। अब देखो क्या होगा कि मैग्नीशियम यदि 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, 2 क्लोरीन को दे देता है। कितनी क्लोरीन को दे देता है भाई, 2, क्योंकि MgCl2 है। एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को देता है। तो मैग्नीशियम के पास यहाँ फॉर्मेशन होगा Mg2 पॉजिटिव, और क्लोरीन के पास क्या होगा, Cl नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते तो आपके पास फॉर्मेशन होगा क्या, MgCl2। क्या बन गया, इनके बीच में बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नोन एज आयनिक बॉन्ड। अब देखो आयनिक बॉन्ड में आपने कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लाइक एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चेक करते हैं उनका यूज क्या है। लाइक मैं फैक्टर की बात करता हूं, फैक्टर अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है।
अच्छा देखो फैक्टर से पहले जैसे आपने वैलेंसी पढ़ी तो उस वैलेंसी को आप यहाँ कहोगे क्या? तो आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है और इसमें हम लोग वैलेंसी की जगह टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या टर्म यूज करते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। मतलब कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो क्या उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे? 2, तो वैलेंसी कितनी आई? 2। क्लोरीन ने कितने किए थे? 1। एक गेन किया था तो कितनी आई? 1। ऐसे आप सोडियम की बात कर रहे हो, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वैलेंसी क्या आई? 1। अच्छा जैसे आप कहते हो Na2 है सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी आ रही है? 1। इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी आएगी? 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। ऐसे आप ऐसे मैग्नीशियम आप जितने भी कंपाउंड देख रहे हो आयनिक कंपाउंड, वहां पे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करते हैं, ना कि सिंपल वैलेंसी, क्योंकि आयनिक बॉन्ड क्या आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बेसिकली फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और ग्रुप। अब देखो फैक्टर, जैसे फैक्टर की आप बात कर रहे हो कि सर आपने कहा कि मेटल अपने पास है और मेटल स्टार्टिंग में मैं ले रहा हूं गैसीय स्टेट में, कौन सी स्टेट में? और किसी भी न्यूट्रल मेटल आप ले रहे हो गैसीय स्टेट में, उससे मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। ऐसे तो हो रहा है, आपने इलेक्ट्रॉन निकाला और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यहाँ पे आप क्या दे रहे हो? कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या दिया? कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड को हम लोग नाम देते थे क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट क्लोजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसेस एटम। ध्यान रखना, गैसेस एटम की बात करते हैं, आइसोलेटेड गैसेस एटम, किसी के साथ बाउंडेड फॉर्म में नहीं। यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला तब जाके हम पॉजिटिव फॉर्मेशन होता है, तब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड। अब देखो मैं कहता हूं जितनी कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में उतना जल्दी हम पॉजिटिव फॉर्मेशन हो सकता है, और मुझे टाइम पॉजिटिव फॉर्मेशन चाहिए। तो यहां से आप कह सकते हो कि सर लोअर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर विल बी एस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम पॉजिटिव। उतना जल्दी क्या फॉर्मेशन होगा? एम पॉजिटिव उतना ज्यादा बनेगा जब आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? लो, कम होगी। तो फर्स्ट फैक्टर मैं कह सकता हूं क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए, किसके लिए? फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। या आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करो तो उसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? लो। उसके बाद हम नॉन मेटल डील करते थे। क्या डील करते थे? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में क्या हुआ सर? कोई भी नॉन मेटल आपके पास एलिमेंट है सर, वो आइसोलेटेड गैसेस एटम है। आइसोलेटेड मतलब कंपाउंड फॉर्म में नहीं, आइसोलेटेड गैसेस एटम है। जो इलेक्ट्रॉन मेटल ने लूज किया था वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है? नॉन मेटल गेन करता है। तभी तो लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया, और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या फॉर्मेशन किया? एक्स नेगेटिव। और मैंने आपको बढ़ाया था कि कभी भी कोई एटम कुछ भी गेन करता है तो क्या होगा? कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। यहाँ पे क्या होगा? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। और इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को आपने नाम दे दिया था क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी मतलब ये वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव उतना ज्यादा क्या होगा? इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है अभी। और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ऐड हो गया, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी ज्यादा, तो एस ऑफ फॉर्मेशन एक्स नेगेटिव क्या होगा? उतना ज्यादा, क्योंकि मुझे तो ज्यादा से ज्यादा एक्स नेगेटिव। तो यहाँ से आपका सेकंड फैक्टर निकल के आया क्या? कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू मतलब सर इलेक्ट्रॉन एडिशन जितना इजी होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा आई होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा आई होगी, तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड उतना इजी होगा। क्लियर है? मैंने कहा कि जितनी ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या होगा? उतना इजी होगा। अब देखो कैटायन फॉर्मेशन हो गया, एनायन फॉर्मेशन हो गया, दो चीज आपके पास बन गई। अब थर्ड फैक्टर हम लोग बात करते हैं। थर्ड फैक्टर क्या? कि कैटायन एनायन कंबाइन कर रहा है। कैटायन क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है। कि आपके पास कैटायन है M पॉजिटिव और आपके पास एनायन है X नेगेटिव। थर्ड फैक्टर की बात करेंगे अभी। ये दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, दोनों को क्या कर रहा हूं? कंबाइन कर रहा हूं, और कंबाइन करके एक मॉल Mx बन रहा है।
एक मॉल क्या बन रहा है mx। मैंने कहा कि एक मॉल आयनिक कंपाउंड का बनना, एक मॉल आयनिक कंपाउंड का बनना किससे, फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। अब देखो दो चीजें आपस में कंबाइन हो रही है, अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ से सर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, कुछ ना कुछ एनर्जी आप सिंपल कह सकते हो, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को क्या नाम देंगे, लेटिस एनर्जी। क्या नाम दूंगा, लेटिस एनर्जी। मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। अब देखो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। आपने स्टार्टिंग में भी मैंने आपको पढ़ाया कि एनर्जी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से एनर्जी क्या हो जाती है, घट जाती है। और एनर्जी घटने से मॉलिक्यूल में क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। क्यों, क्योंकि एनर्जी एंड स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्स रिलेट करता है। क्लियर है? तो आपने कहा कि सर जब ये कंबाइन करता है तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी घट गई, एनर्जी घट गई तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो कि लेटिस एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो आयनिक बॉन्ड उतना ज्यादा फॉर्मेशन होगा। यहाँ से आपने लिखा थर्ड फैक्टर क्या, कि लेटिस एनर्जी बढ़ा दी जाए, क्या बढ़ा दी जाए, लेटिस एनर्जी को क्या कर दिया जाए, हाई, तो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन उतना इजी होगा। क्लियर है? तीन फैक्टर की आप बात कर रहे हो, वन इज आपने बढ़ा क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, आप मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, जितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन दे देगा उतना जल्दी फॉर्मेशन एम पॉजिटिव होगा। और कम से कम एनर्जी लगेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम से कम होगी तो लो होगी सर। उसके बाद आप कहते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ले लेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है जो एनर्जी रिलीज होती है एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे आइसोलेटेड एटम में, तो ये वैल्यू क्या होगी, इतनी हाई। तो तीन फैक्टर हैं, हमारा क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट बेसिस पे कि लेटिस एनर्जी हाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी लो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक। अब देखो लेटिस एनर्जी को एक तरीके से और डिफाइन किया जाता है, डिफाइन कर लो इसी, इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक मॉल जो आपके पास mx बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, एक मॉल mx बॉन्ड है, उस एक मॉल mx बॉन्ड को तोड़ने के लिए इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस लाइक m पॉजिटिव और x नेगेटिव, तो हमने कहा कि इस एक मॉल आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए किसमें इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ से कुछ ना कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, यहाँ से क्या होगा, एनर्जी अब्सॉर्ब। जो एनर्जी अब्सॉर्ब हुई उसको नाम दे देते हैं लेटिस एनर्जी, उसको भी क्या नाम दिया जाता है, लेटिस एनर्जी। तो आप कैसे भी डिफाइन करो कि एनर्जी तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है या फिर फॉर्मेशन में जो एनर्जी लगती है, दोनों क्या कहलाती हैं, लेटिस एनर्जी। अब देखो यहाँ पे लेटिस एनर्जी रिलीज हो रही है तो कैसे होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, कैसा होगा, और यहाँ पे अब्सॉर्ब हो रही है तो प्रोसेस कैसा होगा सर, एंडोथर्मिक होगा। तो दो टाइप के प्रोसेस है, वन इज एक्सोथर्मिक, अनदर वन इज एंडोथर्मिक। एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक और अब्सॉर्ब हो रही है तो आप कह सकते हो कि लेटिस एनर्जी कॉन्सेप्ट मे बी एक्सोथर्मिक सर और मे बी एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। क्लियर है फैक्टर? अब देखो ये आपका क्या है, आयनिक बॉन्ड, और इसी आयनिक बॉन्ड से हम लोग बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक नया रूल आता है कि कहता है कि जैसे एक फजान साइंटिस्ट आया, वो कहता है कि जितने भी आप कंपाउंड पढ़ते हो 100% आयनिक नहीं होते, 100% कोवलेंट नहीं होते, और आयनिक कंपाउंड में कुछ परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर होता है और कोवलेंट कंपाउंड में कुछ परसेंट आयनिक कैरेक्टर होता है। तो ये जो आप आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे थे उनके अंदर कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर है। आपने कहा कि आयनिक बॉन्ड है तो 100% आयनिक होना चाहिए था, बट यहाँ पे 100% आयनिक ना होके उसमें क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर मिलेगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जो कि क्या था, पोलराइजेशन। क्या पढ़ते हैं, पोलराइजेशन। तो यहाँ पे क्या आया, एक नया कॉन्सेप्ट आया, पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन में क्या हुआ कि जैसे किसने एक्सप्लेन किया, फजान ने एक्सप्लेन किया, किसने एक्सप्लेन किया था, फजान को, वो अभी हम लोग बात करेंगे क्या कहता है। तो बेसिकली कहता है कि आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होंगे, उनके अंदर कुछ परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर होगा, और कुछ परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, पोलराइजेशन। तो सर आयनिक बॉन्ड में दो चीजें हैं, दो चीजें क्या है, एक तो सर कैटायन है, एक तो क्या है कैटायन जो कि जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और एक क्या है सर एनायन।
जिसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन एटम लूज इलेक्ट्रॉन, अनदर एटम गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब देखो साइज में आपने पढ़ा था टोटल एटॉमिक प्रॉपर्टीज, और ये चैप्टर टोटल रिलेट हो रहा है कि सर कैटायन का साइज और एनायन का साइज, किसका साइज छोटा होता है, कैटायन। कैसे कि सर Na है, Na से Na पॉजिटिव आया, सर Cl है, Cl से क्या आया, Cl नेगेटिव आया, ये पेरेंट एटम है, ये एनायन, ये पेरेंट एटम, ये कैटायन। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर है सर 11, जितना एटॉमिक नंबर उतनी नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने है प्रोटॉन उतने ही क्या है इसके पास इलेक्ट्रॉन। तो 11 प्रोटॉन और 11 क्या है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10, प्रोटॉन रिमेन 6। यहाँ पे बात करता हूँ सर इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन है सर। यहाँ पे आप बात करते हो तो 17 प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक तो 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव को खींच रहे थे, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स अच्छा था, अट्रैक्शन फोर्स है। अब देखो यहाँ पे आप कह रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन और घटा दिया सर, प्रोटॉन नहीं घटा, एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया, पॉजिटिव चार्ज उतने ही, नेगेटिव कम हो गए, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया घट गया। तो यहाँ पे सर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ गई, और खींचने की पावर बढ़ गई तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे आप बात करते हो 17 पॉजिटिव 17 नेगेटिव को खींच रहे हैं सर, बाद में क्या हो गया 17 पॉजिटिव 18 नेगेटिव। पहले अट्रैक्शन फोर्स था, बाद में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने कब होगा, जब सर डिस्टेंस बढ़ गई। तो आपने कहा कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस बढ़ गई, उसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसी चीज को आप यहाँ पे समझते हो कि सर कैटायन आपके कैसे होने चाहिए, स्मॉलर साइज, कैसा साइज है अभी, स्मॉलर साइज है, और एनायन कैसा है, लार्ज साइज। आप ऐसे कह सकते हो कैटायन कैसा है, स्मॉल, और एनायन कैसा है, लार्ज। अब देखो यहां से जैसे आपके पास क्या है, स्मॉल कैटायन और एक बड़ा सा क्या है, एनायन। स्मॉल तो क्या है कैटायन, और एक बड़ा सा क्या है, बड़ा एनायन है, स्मॉल कैटायन। अब तो स्टार्टिंग में हम लोग चेक करते हैं, मान लो कैटायन और एनायन बहुत ज्यादा दूर है, कैटायन और एनायन क्या है, बहुत ज्यादा दूर है, ये कैटायन है, ये क्या है, एनायन, दूर दूर है, तो कोई भी अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्शन फोर्स इनके बीच में नहीं है। अब इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, पास बना रहा हूँ, पास लेके आ रहा हूँ, और जैसे आप इन दोनों को क्या कर रहे हो, भी पास लेके आ रहे हो, तो कैटायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, कैटायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या कर सकता है, खींच सकता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा क्या कर सकता है, डिस्टॉर्टेड कर सकता है। तो सर आपने कहा कि जैसे ही आप लार्ज साइज एनायन के पास स्मॉल साइज कैटायन रख देते हो, लार्ज साइज एनायन के पास स्मॉल साइज क्या रख देता हूँ, कैटायन रख देता हूँ, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है सर, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या कर लेगा, वो खींच लेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्लाइडली क्या हो गए, डिस्टॉर्ट हो गए, क्या हो गए, डिस्टॉर्ट। तो ये क्या यहाँ पे क्या आया हमको, डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्या मिल रहा है, डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब देखो क्या हुआ कि सर जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव पास पास आए, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आप इस गैप की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे चार्ज स्लाइडली क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, चार्ज क्या हो गया, स्लाइडली न्यूट्रल। क्यों हुआ कि पॉजिटिव नेगेटिव पास पास आ रहे हैं सर, और पास पास आने से यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया। और आयनिक बॉन्ड तो क्या थे, चार्ज मॉलिक्यूल थे, और यहाँ पे न्यूट्रल आ गया, तो इसका मतलब आयनिक में कुछ परसेंट क्या आ गया, कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया। और उसी प्रोसेस को जो ये आपने यहाँ से ये कहा है, इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, पोलराइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज पोलराइज हो गया। क्लियर है, किसकी वजह से हुआ, कैटायन, कैटायन की वजह से। टोटल कॉन्सेप्ट है किसकी बेस पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर कैटायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो उसकी खींचने की पावर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और खींचने की पावर ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा, और डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो चार्ज स्लाइडली न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल होने की वजह से यहाँ पे आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया। आयनिक कंपाउंड में क्या डेवलप हो गया, तो यहाँ से आप एक कह सकते हो सर, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, तो कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड उतना क्या होगा, ज्यादा होगा।
क्लियर है? कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड क्या होगा, अपना ज्यादा होगा। ये क्या आपका कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक एक्सप्लेन करता है विद पोलराइजेशन बेसिकली। तो आपने कहा कि सर पोलराइजेशन बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से आपने सीखा कि पोलराइजेशन को क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। तो पोलराइजेशन बढ़ाने से कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पोलराइजेशन बढ़ाने से कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखो दो टर्म है, वन इज कैटाइन अनदर वन इज एनाइन। तो इन कैटाइन और एनाइन को हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। क्या देते हैं अलग अलग नाम? कैसे? जैसे सर एक कैटाइन है और एक क्या है, एनाइन। अब देखो कैटाइन के लिए, जैसे कैटाइन क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसकी पावर है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की। इसका मतलब इसकी इफेक्टिव चार्ज ज्यादा है, तो सर इसकी क्या है, पावर है। और इसकी क्या है, एबिलिटी है ऐसे डिस्टॉर्ट हो। तो आप यहां से कह सकते हो सर कैटाइन के पास पावर है और इसके पास क्या है, एबिलिटी। तो आपने यहां से एक टर्म दी, इसको आप लोग कहते हो क्या, पोलराइजिंग पावर। कैटाइन के पास पावर है, उस पावर को आप नाम दे रहे हो क्या, पोलराइजिंग पावर। और एनाइन की एबिलिटी है पोलराइज होने की, तो उसको आपने नाम दे दिया क्या, पोलराइजिंग। क्या नाम दिया अभी, पोलराइजिंग। क्लियर? एनाइन के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, पोलराइजिबिलिटी। कैटाइन के लिए क्या यूज करते हैं, पोलराइजिंग पावर। अब जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी कैटाइन की, जितनी ज्यादा पोलराइजिबिलिटी होगी एनाइन की, तो पोलराइजेशन क्या होगा, उतना ज्यादा। मैंने कहा कि जितना ज्यादा खींच सकता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, उतना ज्यादा न्यूट्रल से, और ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट करा सकता है, उतना ज्यादा न्यूट्रल। अब बात आती है सर पोलराइजिंग पावर देखिए कैसे, किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, किसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी। कैटाइन और एनाइन के लिए अलग अलग डील करते हैं। जैसे फॉर कैटाइन आपने बात की किसकी भी, पोलराइजिंग पावर, और एनाइन के लिए किसकी बात कर रहे हो, पोलराइजिबिलिटी। अब देखो कैटाइन के लिए जैसे आपने कहा सर साइज ऑफ कैटाइन क्या होना चाहिए, स्मॉल। क्या होना चाहिए, स्मॉल। तो जितना ज्यादा साइज कम होगा तो पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, उतनी कम होगी, ज्यादा। तो पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटाइन। साइज ऑफ, सर साइज ऑफ कैटाइन बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फर्स्ट। सेकंड में कहता हूं कैटाइन के लिए सर पोलराइजिंग पावर, यदि मैं बात करता हूं चार्ज की, इसकी बात करते हैं चार्ज। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक आपके पास सोडियम है Na पॉजिटिव, और एक आपके पास है सर Mg2 पॉजिटिव। दो कैटाइन ले रहा हूं, एक Na पॉजिटिव, दूसरा क्या है Mg2 पॉजिटिव। सर इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर 10। अब देखो 11 प्रोटॉन 10 नेगेटिव को खींच रहे थे, यहाँ पे 12 प्रोटॉन 10 नेगेटिव को खींच रहे हैं, तो इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या मिलेगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स तो खींचने की पावर। तो यहां से क्या कह रहा हूं सर, चार्ज बढ़ा दूं, कैटाइन का चार्ज बढ़ा देता हूं तो साइज क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों सर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो यहां से आप कहते हो कि पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली रिलेट करता है, पोलराइजिंग पावर क्या करता है, डायरेक्टली रिलेट करता है किसके साथ, चार्ज ऑन कैटाइन। सर कैटाइन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। क्लियर? अब देखो उसके बाद में बात करते हैं किसके लिए, फॉर एनाइन। एनाइन के लिए क्या टर्म यूज करते हैं अभी, पोलराइजिबिलिटी। सेकंड बात करते हैं फॉर एनाइन। एनाइन के लिए हम लोग बात करते हैं किसकी, पोलराइजिबिलिटी। और पोलराइजिबिलिटी जैसे आपने कहा सर एनाइन का साइज क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। एनाइन का साइज क्या होता है, लार्ज होता है कंपेयर टू कैटाइन। अब बड़ा साइज है तो आप कह सकते हो सर पोलराइजिबिलिटी, मैं किसे लिख रहा हूं, पोलराइजिबिलिटी डायरेक्टली रिलेट करता है साइज ऑफ एनाइन। हमने कहा डायरेक्टली रिलेट करता है साइज ऑफ एनाइन का साइज बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, एनाइन का साइज बढ़ा देते हैं तो पोलराइजिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। साइज ऑफ एनाइन बढ़ जाएगा तो पोलराइजिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब देखो मैं चार्ज की बात करता हूं, लाइक कैटाइन आपने डील किया, चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ती थी। सेम मैं एनाइन पे चार्ज बढ़ाता जाता हूं, एनाइन पे क्या करता जाता हूं, यदि आप चार्ज बढ़ाते हो सर तो पोलराइजिबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन समझ एक आपके पास F नेगेटिव है, एक आपके पास O माइनस, दो केस ले रहा हूं, एक माइनस और दूसरा क्या है O माइनस।
तो यहाँ पे सर नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 9, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर 10, क्योंकि एक नेगेटिव आ गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने है सर 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर 10। अब 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से खींच पाएंगे, इसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो इसका साइज क्या हुआ कम, इसका साइज क्या हुआ, तो इसका मैंने कहा कि चार्ज बढ़ने से एनायन पे साइज बढ़ता है, चार्ज बढ़ने से साइज बढ़ता है, और जितना ज्यादा चार्ज होगा साइज उतना ज्यादा होगा, और पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि एनायन बड़ा से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से आप कहते हो कि पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली रिलेट करता है किसके साथ, चार्ज ऑन एनायन। फिर एनायन पे चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है, ये फैक्ट है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल डील करते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड, ऐसे क्वेश्चन देते हैं, और कहेगा कि कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या होगा, या आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे देखना है कि जो आप कैटाइन जो आपके पास है उस कैटाइन को फिक्स कर लो, या तो कैटाइन फिक्स मिलता है या फिर एनायन फिक्स मिलता है। तो यहाँ पे कैटाइन सबका क्या है सेम, कैटाइन क्या है, एनायन क्या कर रहा है वेरी कर रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो एनायन का साइज बढ़ रहा है, और एनायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। और सर पोलराइजेबिलिटी जैसे मैं लिख देता हूं, पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर बढ़ा देता हूं तो क्या बढ़ेगी सर, पोलराइजेशन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ने से क्या बढ़ेगा सर, कोवलेंट कैरेक्टर, और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने से आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाता है सर, कम हो जाता है। कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने से क्या कम हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर। तो यहाँ से आपने आयनिक कैरेक्टर की बात कर रहे हो, सबसे पहले हम लोग पोलराइजेशन का ऑर्डर लिखते हैं। तो पोलराइजेशन सबसे ज्यादा किसमें होगा सर, लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम क्लोराइड, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन तो कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। तो कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर भी ये रहा, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या आएगा, उल्टा कर दो सर, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। ऐसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे अपने पास आ जाए कि क्या, एक आपके पास आ जाए सोडियम ऑक्साइड, एक आपके पास आता है सर मैग्नीशियम ऑक्साइड, और दोनों को मैं रिलेट करता हूं कि किसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। अब देखो आपके पास एनायन सेम आ गया, एनायन क्या आ गया, और कैटायन क्या हो गया, वेरी कर गया। तो यहाँ पे कैटायन पे चार्ज कितना, देखो कैटायन पे चार्ज आएंगे पॉजिटिव, और यहाँ पे कितना है Mg2 पॉजिटिव। जितना पहले आपको चार्ज देखना है फिर आप साइज देखो। तो यहाँ पे चार्ज कितना है 2, यहाँ पे चार्ज कितना है, जितना ज्यादा चार्ज होगा तो कैटायन का साइज उतना कम, और कैटायन का चार्ज जितना मतलब साइज जितना कम तो पोलराइजिंग पावर उतनी, और पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा तो पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन जितनी ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर उतना, और आयनिक कैरेक्टर उतना। तो यहाँ पे पोलराइजेशन किसकी ज्यादा होगी, Mg को, उल्टा पूछ लेता तो आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, क्लियर। अब देखो जैसे क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो सूडो नोबल गैस, सॉरी एक लास्ट फैक्टर हम लोग चेक कर लेते हैं कि पोलराइजेशन बढ़ेगा या घटेगा लास्ट। जैसे हम लोग कहते हैं किससे भी सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सूडो नोबल गैस का मतलब क्या है कि जैसे आप नोबल दो टर्म आते हैं, वन इज नोबल, अनदर वन क्या होता है सूडो नोबल। तो नोबल का मतलब क्या है, नोबल का मतलब जिसके आउटर मोस्ट सेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, उसको आप कह देते हो नोबल गैस। और सूडो नोबल का मतलब क्या है सर, सूडो नोबल का मतलब है जिसके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर 8। यदि आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन 8 हैं तो उसको आप कह देते हो नोबल। आउटर मोस्ट सेल कितने हैं 18 हैं तो क्या कह देते हैं सूडो नोबल। तो आउट ऑफ नोबल कैटायन, कैटायन की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है कैटायन। तो आपके पास दो टाइप के कैटायन, एक सूडो नोबल और एक आपके पास नोबल। तो एक आपके पास नोबल कैटायन, एक आपके पास सूडो नोबल है, तो किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी,
सूडो नॉर्मल। तो आप कहते हो कि सर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी किसकी, सूडो नॉर्मल की। अब सूडो नॉर्मल गैस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपके पास आता है Ag पॉजिटिव, Au, Pt, जैसे कॉपर टू पॉजिटिव, जिंक टू पॉजिटिव, Ag2 पॉजिटिव, ये सब आपके क्या है सूडो नॉर्मल गैस। कैसे फॉलो करते हैं, मतलब सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन। जैसे आप डील करते हो Na पॉजिटिव आपने पढ़ा सर, Mg2 पॉजिटिव आप डील कर रहे हो, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आप डील कर रहे हो, सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो ये कैसे आपके नॉर्मल। यदि इन कैटायन और इन कैटायन को कंपेयर करना है तो इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। देखो इसी चीज को आप बहुत जगह यूज करते हो, कैसे, जैसे आपने पढ़ा कि आपके पास AgCN है और आप डील करते थे KCN के साथ। ऑर्गेनिक में भी यूज होता है AgCN और KCN। तो AgCN और KCN में पोलराइजेशन किसका ज्यादा होगा, मतलब आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, बेसिकली ऐसे डील करते। तो व्हिच वन इज ग्रेटर आयनिक कैरेक्टर, कौन सा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप बात करो कि Ag पॉजिटिव, सर CN तो दोनों में कॉमन है, CN तो दोनों में क्या है, और Ag पॉजिटिव है सर, और यहाँ पे क्या है K पॉजिटिव है, और K क्या शो करता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, और ये कैसे शो करता है, सूडो नोबल। और सूडो नोबल गैस की मतलब क्या होता है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, और पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इसका पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा, तो इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर क्या मिलेगा, ज्यादा। तो ये आपका आ गया कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा मिलेगा, KCN, किससे, Ag। क्लियर है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कैटायन और एनायन चेक कर सकते हो। अच्छा देखो आप पी ब्लॉक पढ़ोगे तो वहां पे भी इसकी एप्लीकेशन आती है, 12th क्लास में यूज करते हो। कैसे, देखो SnCl2 और SnCl4, आपके पास है SnCl2 और SnCl4, आपके पास है PbCl2 और PbCl4 कंपाउंड है। किसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, क्योंकि कैटायन अलग है। यहाँ पे आप देखो कि Sn, यदि दो क्लोरीन को ब्रेक करता हूं, हटाता हूं तो Sn2 पॉजिटिव, यहाँ पे कितना आएगा Sn+4 पॉजिटिव। और कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा तो पोलराइजिंग पावर उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो ये आपका कोवलेंट कैरेक्टर क्या शो करता है, ज्यादा शो करता है। अच्छा यहाँ पे सर Pb+2 आ रहा है, ब्रेक डाउन करता हूं तो Pb+2, और यहाँ पे क्या आएगा Pb+4। तो Pb+2 एंड Pb+4 में किसका पोलराइजेशन ज्यादा, Pb+4, कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा, ऐसे हम लोग चेक कर लेते हैं। चाहे वो Pb_Br ले, Pb_Br4 ले, कुछ भी ले, तो आप ऐसे पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन, आयनिक कैरेक्टर वो क्या कर सकते हो भी, कैलकुलेट कर सकते हो। और ये क्या आपका टोटल आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या करना है, पहले आयनिक बॉन्ड होता है क्या है, आयनिक बॉन्ड किंकिंग फैक्टर पे डिपेंड करता है, और किंकिंग फैक्टर के बाद क्या आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक है या उनमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होता है, और कोवलेंट कैरेक्टर है तो कितना है वो हम लोग निकालते हैं पोलराइजेशन से। और पोलराइजेशन कैटायन एनायन पे डिपेंड करता है, कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर, एनायन के लिए पोलराइजेबिलिटी, और उनके फैक्टर आप अरेंज कर सकते हो। क्लियर है। तो आज के लिए इतना है।